नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बात आप सभी जानते हैं, कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का इस मजबूत और भारी आवाज के साथ। मुझे लगा कि यूपी जीके की सीरीज को जब स्टार्ट किया है, इसी आवाज में स्टार्ट किया था, तो क्यों ना इस आवाज में कुछ और क्लासेस भी ले ली जाए, ताकि यूपी जीके देखने आने वाले छात्रों को यह पता लग जाए ये कोई आम आवाज नहीं है और ना ही ये कोई आम क्लास है। आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके को इस स्तर पे खत्म करा रहा हूं कि आगे आने वाले 5 वर्षों तक आपको यूपी जीके की आवश्यकता अगर किसी भी एग्जाम में पड़ेगी तो ये क्लास उसके लिए पर्याप्त होगी। भौकाल तरीके से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, चीजों को आपके लिए बहुत बढ़िया लेवल पर लेकर जाएंगे और आपके लिए चीजों को बहुत अच्छे स्तर पर बनाएंगे। फटाफट से बता दीजिए, कोई समस्या तो आपको नहीं है, जिससे कि मैं आपकी चीजों को बेहतर कर पाऊं। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंटों को देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना परेशानी के, ठीक है, जिससे कि आपको समस्या ही ना हो। ठीक है, फटाफट बता दीजिए। जो बच्चे अभी तक भी लाइक नहीं कर पाए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बात को समझने का प्रयत्न करना कि भाई आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, पहले तो इसका ना बैकग्राउंड हम इसका रखते हैं जोरदार वाला बैकग्राउंड। ठीक है, कस्टमाइज करते हैं बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड रखते हैं इसका ये वाला। ठीक, अब यहां समझिएगा, जब आप इस YouTube चैनल पर आएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट यूपी जीके प्लेलिस्ट। इसके अंदर आज ये तीसरी वीडियो है जो वर्तमान में है। आप लाइक कर लीजिए फटाफट से। और इससे पुरानी जो वीडियो है 26,000 लोग देख चुके हैं, 10,000 लोग देख चुके हैं और अब वर्तमान में ये चल रही है। तो इतने लोगों का देखा जाना जरूरी है। अब तक क्या हो चुका है, क्या होना है, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है सर, इसके ऊपर चर्चा करना इसलिए जरूरी है ताकि आप जान पाए कि हाँ चीजें किस प्रकार से चल रही हैं और कैसी चल रही हैं। अगर मैं यूपी जीके को समझाता हूं कि यूपी जीके हमें किस प्रकार से समझनी है, कितनी समझनी है, क्या है यूपी जीके, तो ये आप समझना। देखो, यूपी जीके के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यूपी जीके आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यूपी जीके आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है लल्ला। इसके बारे में आपको समझाना जाऊं, इसके बारे में अगर मैं आपको समझाने के लिए जाऊंगा तो आपको कुछ ऐसा हिसाब किताब देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल ये वाला सारा पोर्शन आपका ऑलरेडी मैं एक ही बार में करा चुका हूं। दिस इज इन क्लास 1। दूसरा जो है हिस्टोरिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य चल रहा है। कल इसी की क्लास आपकी हुई थी, कल मैंने आपको यही पढ़ाया था और आज भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, आज मैं मिडाइवल हिस्ट्री की बात करूंगा। आज की क्लास है हमारी मध्यकालीन इतिहास, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लास का पैटर्न भी मैं बताता हूं, उसके बारे में आगे भी बताऊंगा। इसके बाद आधुनिक इतिहास आप समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा बाकी पोर्शन, जैसे मेजर हिस्टोरिकल रिलीजियस साइट एंड टूरिज्म। ये बहुत क्लासिकल टॉपिक होता है। फिर निकनेम, भारत जो यूपी के राज्यों के निकनेम है उसकी बात हम करेंगे। फिर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की बात करेंगे। फिर आर्ट, म्यूजिक, डांस की बात करेंगे। फिर एजुकेशन, लिटरेचर एंड जर्नल्स की बात करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। इसके बाद आपको ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश, जो यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। 9 चैप्टर ज्योग्राफी है और जो आपको यहां जी तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको 10 से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगी, जो यहां तक इकोनॉमिक्स से आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज को हम समझते चलेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं राजा हिंदुस्तानी। क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे कि चीजों को एक अलग ही ऊंचाइयों तक लेके जाया जाए। ठीक है, आपका क्लास का लाइक करना बेहद जरूरी बन जाता है। चलो, इसके अलावा कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक बनते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाएं, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स और जनसांख्यिकी। ठीक बात है, ठीक है। तो अब शुरुआत की 2 क्लासेस के बाद हम आज की क्लास पे आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हम यहां पर बात कर रहे हैं यूपी जीके की। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज की बात हम कर रहे हैं। लिखना शुरू कीजिए। उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश
जीके यानी सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो यूपी जीके के अंदर मैंने आपको बताया था हर एक सब्जेक्ट आपका कवर होता है, तो इसके अंदर ना एक टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए वो क्या टॉपिक होता है आपका? सर टॉपिक होता है आपका हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, जो हमें यहां पर पढ़ना होता है ना। अब अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर बात करते हैं, तो आपको यहां देखने को मिलता है ये हिस्ट्री 3 हिस्सों में है। पहली एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया होती है, दूसरी होती है प्राचीन भारत होती है, ये मैं कल करा चुका हूं, प्राचीन भारत होती है। फिर आपको देखने को मिलता है आपका मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया होता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है मॉडर्न इंडिया यानी मध्यकाल देखने को मिलता है। और फिर आपको देखने को मिलता है अपना क्या, इसके बाद आपको देखने को मिलता है आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया आपको देखने को मिलता है जिसका मतलब है आधुनिक भारत। उत्तर प्रदेश का परिदृश्य आधुनिक भारत के रेस्पेक्ट में कैसा देखने को मिलता है? आधुनिक भारत। क्लियर बात है? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं जी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी के बारे में। ये चीजें डन हो चुकी हैं, अब हम मिडाइवल इंडिया की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारत को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास का पैटर्न क्या है? ठीक है, चलो आज की क्लास के पैटर्न की हम बात करते हैं। टुडेज क्लास पैटर्न। तो भाई आज की क्लास का जो पैटर्न है वो कैसा है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये है आज की क्लास का पैटर्न। ये कलर बढ़िया है या ये बढ़िया है? ये बढ़िया है, हटो। ये देखो, ये तगड़ा है पैटर्न। ये आपको मस्त बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, है ना भाई? ओके, चलो जी, चलो चलो चलो, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत, ये लीजिए मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत किसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं? सर यूपी जीके के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। यूपी जीके के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, यूपी जीके के रेस्पेक्ट में, है ना? यूपी जीके के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो बाबू जो मध्यकालीन यानी मिडाइवल इंडिया है, मिडाइवल इंडिया है, इसके अंदर कितनी यूनिट आपको देखने को मिल जाती हैं? कल आपने कहा था ना सर हाथ से थियरी पढ़ा दीजिए, तो हाथ से थियरी पढ़ा रहा हूं। अब क्लास के अंदर कंटिन्यू बना रहना वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं मिडाइवल इंडिया के बारे में, तो इसमें आपको यूनिट देखने को मिलती है, 3 यूनिट देखने को मिलती हैं, ठीक है, याद रखना। अब कैसे कैसे 3 यूनिट है वो भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, अर्ली मिडाइवल इंडिया, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। इसमें आपको देखने को मिलते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे, जैसे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ राजपूत राज्य देखने को मिलते हैं, राजपूत साम्राज्य देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण, अरब आक्रमण देखने को मिलते हैं और तुर्की आक्रमण देखने को मिलते हैं, तुर्की आक्रमण देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में आप इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज राजपूत डायनेस्टी, अरेबियन अटैक, टर्किश अटैक। इसके बाद आपको देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको देखने को मिलते हैं मुगल्स देखने को मिलते हैं, और कुछ आपको क्षेत्रीय राज्य देखने को मिलते हैं, क्षेत्रीय राज्य देखने को मिलते हैं, प्रोविंशियल किंगडम, क्षेत्रीय राज्य देखने को मिलते हैं, प्रोविंशियल किंगडम्स देखने को मिल जाते हैं। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। अब क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर भी आपको 5 वंश देखने को मिलते हैं, और ये 5 वंश कौन कौन से हैं बताओ जरा? सर सबसे पहले गुलाम यानी स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलती है, फिर आपको देखने को मिलती है खिलजी यानी खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलती है, खिलजी, खिलजी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है, तुगलक, तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है तुगलक के बाद सैयद, सैयद डायनेस्टी देखने को मिलती है, और सैयद डायनेस्टी के बाद आपको लोधी डायनेस्टी देखने को मिलती है, दैट इज लोधीज देखने को मिल जाते हैं। मुगल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लेटर मुगल और मुख्य मुगल। मुगल्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बाबर, बाबर के बाद इसका पुत्र डाबर यानी हुमायूं देखने को मिलता है, हुमायूं के बाद आपको देखने को मिलता है अकबर, अकबर के बाद आपको देखने को मिलता है जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर देखने को मिलता है, शाहजहां देखने को मिलता है, शाहजहां देखने को मिलता है, और शाहजहां के बाद आपको देखने को मिलता है औरंगजेब, औरंगजेब। अब देखो हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना एक अलग नजरिया है, अपना अलग स्वाद है। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर मुगल काल होता है वो मैं यहां पढ़ाता नहीं हूं, उत्तर मुगल काल मैं आधुनिक भारत में पढ़ाता हूं, मेरा स्टाइल ये है,
ठीक है। क्षेत्रीय राज्यों में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है जौनपुर, इसमें जौनपुर देखने को मिलता है। ठीक है, विजयनगर इसमें नहीं आता। ठीक है, और बहमनी भी इसमें नहीं आता, बहमनी भी इसमें नहीं आता। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक बात आई समझ में? तो ये सारा हमें पढ़ना है। तो हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, पहले मैं आपको सेमी थियरी कराऊंगा, फिर मैं आपको वन लाइनर कराऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की हमारी क्लास का पैटर्न क्या है, टुडेज क्लास पैटर्न हमारा क्या है, टुडेज क्लास पैटर्न क्या है, क्लास पैटर्न हमें क्या देखने को मिलता है, पैटर्न हमें ये देखने को मिलता है। पहले तो मैं आपको कुछ सेमी थ्योरी कराऊंगा, सेमी थ्योरी कराऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको कराऊंगा, फिर मैं इसके बाद वन लाइनर कराऊंगा। वन लाइनर, ये वन लाइनर जो है यूपी एग्जाम्स के, यूपी एग्जाम्स कौन कौन से शामिल करे हैं इसके अंदर, सर यूपी पीएससी से लेकर यूपी पीसीएस, जिसको पीएससी कंडक्ट कराता है, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स, इन सब में जितने भी फैक्ट आ चुके हैं, जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं, वो सारे शामिल करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे। समझ में आया पैटर्न क्या है? हाँ भाई, पैटर्न समझ में आया? ठीक है, तो ये वन लाइनर फैक्ट जो होंगे सब पीपीटी पे होंगे। ये वन लाइनर फैक्ट सारे के सारे पीपीटी पर होंगे। सेमी थ्योरी में हाथ से कराऊंगा। तो अब मुझे फटाफट बताइए, अगर आप रेडी हैं तो फटाफट एक कमेंट करेंगे आप, रेडी सर नाम की कमेंट आपको करनी है। एक बार बता दीजिए कि अगर आप तैयार हैं। रेडी? हाँ सर, रेडी 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 है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जोरदार। सारे के सारे बच्चे जो कह रहे हैं रेडी हैं। ठीक है, सेट सेट सेट। एक बच्चा कह रहा है सर आप क्या लिख रहे हैं दिख नहीं, बाकी सबको दिख रहा है आपके अलावा। लगता है आपकी नजरों में वो हो चुका है, वो जिससे दिखाई नहीं देता है, ट्राकोमा है। चलिए यार, रेडी, परफेक्ट। तो अब बच्चे हम थोड़ा पैटर्न की तरफ आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा पैटर्न की तरफ आते हैं और पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चा कह रहा है कलर अच्छा नहीं है, ठीक है दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, चलो देखो बच्चे, बात को समझना। अगर कोई फुल थियरी करना चाहता है इसकी, अगर कोई चाहता है इसकी फुल थियरी करना, तो उसको क्या बैच लेना पड़ेगा? अगर कोई इसकी फुल थियरी करना चाहता है, क्या इसके लिए बैच की जरूरत पड़ेगी? बताइए। अब कुछ बच्चे आके कहेंगे सर तो बिजनेसमैन हो गए, सर ने तो कह दिया बैच ले लो। अगर कोई इसकी फुल थियरी करना चाहता है, बैच की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे फुल थियरी करने के लिए। मिडावल इंडिया की फुल थियरी की बात कर रहा हूं। आप पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का नाम क्या है आपका, कंप्लीट जीएस फॉर सीजीएल एंड यूपीएसआई। देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये नीचे आपको क्लासेस देखने को मिलते हैं। मध्यकालीन भारत 5 घंटा, मिडावल इंडिया मुगल्स 1.5 घंटा, विजयनगर बहमनी 2 घंटा 12 मिनट। इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें आपकी कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाएगी, जिसको कवर करने में, यूट्यूब पे कवर करने में, मुझे इसको कवर करने में 8 घंटे लगे हैं। तो वो कंप्लीट थ्योरी है। अब आज की क्लास 8 घंटे की तो हो नहीं सकती, तो इसमें सेमी थ्योरी ही करा सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सेमी थ्योरी आप कैसे करेंगे वो समझिए। देखो बच्चे, यहां से मैं कराना शुरू करता हूं। मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं आप लोगों की स्पेशल डिमांड की वजह से। दिस इज द बैकग्राउंड नाउ, दिस इज द बैकग्राउंड नाउ। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया। ये बैकग्राउंड मेरे ख्याल से अच्छा है। ठीक है, याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब हम बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट्स। अगर हम बात करते हैं अरब, ये भारत में मुस्लिम आक्रमणों की, भारत में मुस्लिम आक्रमण, इससे सवाल बनते हैं। मुस्लिम आक्रमणों की बात करते हैं, आक्रमणों की बात करते हैं, आक्रमण, मुस्लिम अटैक्स इन इंडिया। इसी से मिडावल इंडिया की स्टार्टिंग होती है। मुस्लिम अटैक्स इन इंडिया से, अटैक्स इन इंडिया से ही स्टार्टिंग होती है। मुस्लिम अटैक्स इन इंडिया से ही स्टार्टिंग होती है। तो सर जी, जो मुस्लिम अटैक्स इन इंडिया की हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। ठीक है, वो बताइए सर क्या? सर यहां सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अरब अटैक, देखने को मिलता है। इसी पेज पे खत्म हो जाएगा ये अरब अटैक, क्योंकि सेमी थियरी है ये। तो अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, फटाफट बताओ। मैं मान के चल रहा हूं आप सब पढ़ चुके हैं, ये केवल रिवीजन है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो आप मुझे बताएंगे कि अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया है, फटाफट बताओ किसने किया है।
मैं आपसे पूछ के ही लिखवाऊंगा, सीधी बात यह है। क्लास में कमेंट करने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, जैसे एक बच्चा बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है बाबू, आप अच्छे बच्चे हो इसलिए छोड़ दिए हो। आगे आ जाइए। दूसरा अटैक आपको देखने को मिलता है, तुर्की अटैक देखने को मिलता है, तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक बात। इसके अंदर आपको पर्सन देखने को मिलते हैं दो। टर्किश अटैक में आपको दो लोग देखने को मिलते हैं, टर्किश में। एक ही पेज पे खत्म होगा ये। टर्किश अटैक में आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेता हूं कैसे कैसे। सर यहां पर जो अटैक किया गया था वो अटैक किया गया था 712 एडी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो अटैक है, इसने सिंध आक्रमण किया था। सिंध आक्रमण। इस समय सिंध के राजा कौन थे? सिंध के राजा दाहिर थे। सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। राजा दाहिर थे और रावर युद्ध में मारे गए थे। मोहम्मद बिन कासिम इनके मध्य रावर युद्ध हुआ था। रावर युद्ध हुआ कब था सर? 712 में हुआ था, 712 एडी में। तो दाहिर जी की मृत्यु इसमें हो गई थी। अटैक कहां पर हुआ था? सिंध पर हुआ था। क्या इसका यूपी से कोई लेना देना है? नहीं सर, इसका यूपी से लेना देना नहीं है बेटा। इस वजह से, क्योंकि इसका यूपी से लेना देना नहीं है, इसलिए इसे यूपी की मेडावल हिस्ट्री में ये नहीं आता। ये चीज मैं पहले ही इंक्लूड अप करके चल रहा हूं भाई। यूपी जी के मैं पढ़ा रहा हूं। फुल हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू द यूपी पर्सपेक्टिव। अब इसमें ये भी मुझे, मतलब इस लेवल के बच्चे हैं कि यूपी पर्सपेक्टिव लिखने के बाद भी मुझे है उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा। देखना अब तुम, यहां मुझे लिखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। लेवल ये है बच्चों का। तो यहां याद रखना 712 एडी की बात हम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यूपी के अटैक का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं आता है ना, इसका कोई पॉइंट ही नहीं आता। राइट, परफेक्ट। टर्किश अटैक जो आपको देखने को मिले हैं, पहला आक्रमण आपको देखने को मिला है महमूद गजनी का। महमूद गजनी का हमें देखने को मिलता है। तो सर महमूद गजनी के बारे में अगर आप चर्चा करोगे, गजनी इसको बोलते हैं महमूद गजनाविड। गजनाविड की अगर मैं बात करता हूं, इसने भारत पर आक्रमण कब किया? ये इसका वंश कौन सा है? यामनी वंश है इसका, यामुनी वंश है इसका। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन है। इसके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम सुबुक्तगीन है। सुबुक्तगीन इसके पिता का नाम है। सुबुक्तगीन इसके पिता का नाम है। ठीक है सर। भारत पर आक्रमण किसने कब कब की है? भारत आक्रमण इसने कब कब किया है? सर जी, भारत पर आक्रमण इसने किया है 1030 से लेकर 1000 से लेकर 1027 तक। मृत्यु कब हुई है? 1030 में। मृत्यु कभी है? 1030 में। कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं है। क्या इसने यूपी पे कोई आक्रमण किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया इसने भारत पर 17 अटैक किए हैं। भारत पर 17 आक्रमण, भारत पर 17 आक्रमण इसने किए हैं। 17 अटैक इसने किए हैं। क्या यूपी पे कोई अटैक किया है? सर 1018 में मथुरा पे अटैक किया था। यूपी पे अटैक की बात करता हूं, अटैक ऑन यूपी। अटैक ऑन यूपी इसके हैं क्या? अटैक ऑन यूपी तो आपको पता लगेगा, हां जी सर 1018 में मथुरा पर आक्रमण किया था। 1019 में इसने अटैक कहां पर किया था? सर यहां कालिंजर एक है, कालिंजर नाम की जगह, तो कालिंजर पर किया था। 19 से लेकर 21 तक कालिंजर अभियान इसका चला है। कालिंजर भी यूपी में है। तो ये दो अटैक इसके हुए हैं 1018 में मथुरा पर। मथुरा के अंदर तब राजा हुआ करते थे, राज्यपाल प्रतिहार डायनेस्टी के थे, उनके समय में अटैक हुआ था। कालिंजर में आपको देखने को मिलता है राजा, आपको अलग अलग डिफरेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जोरदार। मैं लाइक भी करते रहो, ठीक है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स की क्लास करा दूंगा यूपीएससी के लिए, टेंशन मत लो। आगे हम बात करते हैं। ये हमारी दो बातें क्लियर आपके सामने हुई। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और ये बात यहां रखते हैं, है ना? अब हम अगले तुर्की आक्रमण की बात करते हैं। अगले तुर्की आक्रमण की बात करते हैं, वो करा है गौरी ने। गौरी का तुर्की आक्रमण आपको देखने को मिलता है। गौरी, गौरी पूरा नाम है इसका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कब किए हैं इसने? 1075 से लेकर
1206 तक आक्रमण इसके हुए हैं और इसकी मृत्यु कब हुई है? 1206 में ही हुई है। इसमें इसकी डेथ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके भारत पर जो मेजर अटैक्स है, भारत पर इसके मुख्य हमले, भारत पर आक्रमण इसके कितने हैं? भारत पर आक्रमण इसके कब कब और कहां कहां देखने को मिले हैं? सर भारत पर आक्रमण इसने कब कब करे हैं? 1075 मुल्तान, यही जीता है। 1178 गुजरात, ये हार गया यहां पर। इसके बाद 1191 तराइन, 1192 तराइन द्वितीय, 1194 चंदावर, ये यूपी पर है। चंदावर ये यूपी पर आपको देखने को मिल जाएगा। अटैक ऑन यूपी, दिस वाज द अटैक ऑन यूपी। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। लल्ला, ये दोनों तराइन के बैटल है, ये पृथ्वीराज चौहान से हुए हैं। ये तराइन युद्ध आपको देखने को मिलते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान से हुए हैं। तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय। ये जो हुआ है 1175, ये मुल्तान पे करबाथी मुस्लिम्स हुआ करते थे। जीता है इसमें गौरी वॉन। ये इसका मूल राज पर अटैक हुआ था। इसके अंदर गौरी लॉस, गौरी इसमें हारा है। गौरी लॉस्ट द बैटल। इसमें गौरी जीता है, इसमें गौरी हारा है। वो चीज मैंने आपके सामने क्लियर करी है। बात है क्लियर? तो इसका जो अटैक है 1194 का अटैक, वो यूपी पर हुआ है। तो 1194 चंदावर का जो युद्ध है वो यूपी पर है। चंदावर युद्ध बच्चे इसका किस पे है? सर वो यूपी पर है। कैसे पता है मुझे? क्योंकि जयचंद गढ़वाल का जो बैटल होता है बच्चे, जयचंद गढ़वाल का बैटल ये हुआ था, वर्सेस गौरी हुआ है। वर्सेस गौरी अटैक हुआ है। जयचंद गढ़वाल जो है कहां का रूलर था? सर जयचंद गढ़वाल कहां का रूल था? ये राजपूत है, ठीक है। जयचंद ये राजपूत है। कहां का राजपूत है? सर जी ये राजपूत आपको देखने को मिलता है किस क्षेत्र का? कन्नौज क्षेत्र का। किस क्षेत्र का राजा देखने को मिलता है? राजा जयचंद कहां के थे? कन्नौज के थे। कन्नौज को कान्याकुब्जी भी कहा जाता था, पहले कान्याकुब्जी बोलते थे इसको, ठीक है। कन्नौज राठौर डायनेस्टी है इनकी, कन्नौज। तो ये यूपी का हो जाएगा, कन्नौज यूपी। तो यह आपको देखने को मिल जाएगा। सर क्या गजनी से रिलेटेड कोई और आक्रमण भी आपको देखने को मिलता है जो यूपी में रिलेट करता है? गाजी सलार मसूद एक अटैक है, गजनी से रिलेट करता है। बट इसमें आप याद रखना, महमूद गजनी के गवर्नर का नाम क्या था? गाजी सलार मसूद। ये गाजी सलार मसूद का पॉइंट रह गया था, इसको आप लिख लीजिए। गजनी से ही मैं निकलता हूं, गजनी से मैं निकला हूं और यहां मैं बता रहा हूं 1034 में आपको बैटल ऑफ बहराइच देखने को मिलता है। 1034 में बहराइच युद्ध आपको देखने को मिला है। बहराइच युद्ध आपको देखने को मिला है। तो सर बहराइच युद्ध आपको देखने को मिलता है गाजी सलार मसूद वैसे सुहेल देव के बीच में। गाजी सलार मसूद और सुहेल देव के बीच में, वैसे सुहेल देव के बीच में। सुहेल देव ने इस हिसाब से मार लगाई थी जिसके बाद 150 साल तक किसी तुर्क की हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस भारत में अटैक कर पाए। वॉन द बैटल, इसको ना सिर्फ हराया बल्कि इसकी हत्या कर दी गई। ये गजनी का सक्सेसर हुआ करता था। यहां पर जयचंद गढ़वाल इस बैटल को हार जाते हैं, मृत्यु स्वीकार करते हैं। गौरी अपने शासन को आगे बढ़ाता है। जयचंद गढ़वाल जरूरी क्यों है? क्योंकि इनके जो दद्दा थे गोविंद चंद गढ़वाल, वो इंपोर्टेंट पर्सन है। उनके द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया गया था। इंपोर्टेंट पर्संस नोट करिए, ठीक है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है किसी के पास सर के नोट्स हैं। भाई मेरे नोट्स सबके पास हैं, तुम्हारे पास नहीं है तो हम भिजवा देते हैं, बताओ। ठीक है, चलिए बच्चे इसके बारे में आप याद रखना। ये बहुत छोटा सा मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है कि बच्चे ये चीजें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये छोटा सा रेस्पेक्ट आपको मैंने दिया है। अगर जैसा मैंने ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये चीज आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो ये मेडावल इंडिया में यहां पे पढ़ोगे। जो मेडावल इंडिया वन शॉट आपको देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो ये मत सोचना कि बार बार सर प्रमोशन कर रहा है, ना 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 ना। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि जो समझाने में मैंने 5 मिनट लिए ना, ये समझाने में 1.5 घंटा लगता है। ये इस तरीके से जयचंद गढ़वाल, आनंदपाल तोमर, इनका क्या राड़ा क्या था, इनका क्यों लड़ाई हुई इसकी, ठीक है, क्या था इसमें पर्सपेक्टिव, जयचंद के विरुद्ध इसके 17 अटैक कौन कौन से थे, तो बेटा वो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसके लिए आपको बैच लेने की जरूरत है। पॉइंट वही है सारा कि आपको समझने की जरूरत है, तो आप समझिए, ठीक है। यूपी के पर्सपेक्टिव में मैंने इसको आपको समझा दिया।
तो ये खत्म होता है आपका यूनिट 1। ये कौन सी खत्म होती है? आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यहां पर यूपी के पर्सपेक्टिव में केवल इतनी ही बातें हैं जो चंदावर युद्ध आपको देखने को मिला है। पर्याप्त, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे हम बात करते हैं जो आपको दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये अगली यूनिट आपको देखने को मिलती है मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत। मध्यकाल में आपको देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत लिमिटेड सी चीजें बताऊंगा जो आपके दिमाग में एक संरचना बन जाए कि बात क्या है। फिर पीपीटी से मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से शुरू होता है और यह 1526 तक चलता है। आखिरकार दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू कैसे हुई? गौरी की मृत्यु के बाद गौरी के 4 गुलाम थे। जो गौरी है, गौरी मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है? 1206 में। 1206 में डेथ होती है। तो गौरी के 4 गुलाम आपको देखने को मिलते हैं। 4 स्लेव इसके देखने को मिलते हैं। स्लेव का मतलब तो समझते हैं, 4 गुलाम इसके देखने को लल्ला मिले हैं। 4 स्लेव्स समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो समझते ही होंगे, है ना? तभी तो इतने बड़े हो गए आप। इतने बड़े थोड़ी हो जाते फिर तुम्हें। तो बच्चे एक बात को समझना, यहां पर आपको देखने को मिलता है 4 गुलाम। 4 कौन कौन है? सर सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यलदौज, फिर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, कुबाचा। कुबाचा आपको देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है ऐबक। फिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बख्तियार खिलजी। इन सबको हिस्से मिले हैं। बख्तियार खिलजी, इन सबको मिले हिस्से कि जो गौरी का इतना बड़ा साम्राज्य है वो इन सब में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े इनको मिल जाएंगे। अब किसको कौन सा हिस्सा मिला? सर इसको मिलता अफगान, संपूर्ण अफगान क्षेत्र इसको मिल गया। अफगान क्षेत्र पूरा यलदौज को मिला। कुबाचा को मिलता है सिंध, मुल्तान। सिंध इसको मिला, मुल्तान इसको मिला। ऐबक को जो मिलता है, ऐबक को जो क्षेत्र मिलता है वो मिलता है लाहौर और दिल्ली। लाहौर, दिल्ली इसको मिलता है। और इसको मिलता है बंगाल, अवध, बंगाल क्षेत्र इसको मिलता है। तो इसमें जो ऐबक नाम का घनचक्कर है, ये ऐबक नाम का, ये जो तीसमार खान समझता है खुद को, इस आदमी के द्वारा ही, क्योंकि ये गुलाम है तो इसने ही गुलाम वंश की नींव डाली। इसने ही गुलाम वंश की नींव डाली और यही कहलाया दिल्ली सल्तनत का फाउंडर। यही दिल्ली सल्तनत का फाउंडर हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? ऐसे दिल्ली सल्तनत आपकी बनी है। अबे लाइक कर लो बे, लाइक कर लो बाबू, ना मानोगे? बात है सुन। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कितने वंश आपको देखने को मिलते हैं? तो लल्ला इसमें जो वंश आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं 5 डायनेस्टी आपको देखने को मिली है। और मैं 5 डायनेस्टी की बात कर लेता हूं। मुझे लगता है कि मुझे सीधी लाइन खींचनी चाहिए। ठीक है, ये 5 डायनेस्टी आपको देखने को यहां मिलती हैं। ओके, चलिए समझते हैं 5 डायनेस्टी कौन कौन सी हैं। पहली डायनेस्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी डायनेस्टी, 5वीं डायनेस्टी। किसी में अलग करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अब मुझे नाम भी बता दीजिए सारी डायनेस्टियों के, अगर आपको पता है तो। सर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहली डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश देखने को मिलता है। गुलाम वंश, गुलाम वंश आपको पहला देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव, इनको ममलुक भी कहा जाता है, ममलुक भी कहा जाता है। इनका टेन्योर कितना है? सर जी टेन्योर का मतलब क्या होता है? अब कार्यकाल कितना है? सर 1206 से शुरू होके 1290 तक। मैं ठीक है। दूसरी कौन सी है? सर दूसरी है खिलजी। मैं ठीक है। खिलजियों का कार्यकाल कितना है सर जी? भाई खिलजी आपको देखने को मिलते हैं, यहां से शुरू होंगे 1290 से और जाएंगे कहां तक? 1320 तक। 1320 तक। तो आपने भी कहा ठीक है मार्ट साहब, मजे आ गए, हम तो याद रख लेंगे। 1320 तक। अच्छा, यहां इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं तुगलक। यहां आपको देखने को मिलते हैं तुगलक। तुगलकों का कितना है जी? तुगलकों का हिसाब कितना कितना है लल्ला? 1320 से लेकर 1414। यहां सैयद आते हैं। सैयदों का हिसाब किताब कैसा है? सैयदों को 1414 से 1451 सैयद हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? लोधीज, लोधी राजवंश।
और लोधी राजवंश में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, 1451 से 1526। तो ये हिसाब किताब इनका कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फिर मुगल शुरू हो जाएंगे यहां से, फिर यहां से जस्ट मुगल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, यहां पे कुछ संरचनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन भी आएंगे AB07 क्वेश्चन। अब तो यार क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी तो दिमाग में रख लो पहले, बाकी बालकन का भला हो जान दे। पेड़ लेके बैठा है तो भाई मेरा बैच है, बाकी बालकन का कुछ तो भला हो जान दो, है नहीं चाहते कि मैं ऐसे पढ़ाऊं। कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है राजा बाबू। इसमें देखो आपको जो संस्थापक या कितने देखने को मिलते हैं, पर्सन्स कौन कौन देखने को मिले हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखाई देंगे इसके रूलर्स। कौन कौन से रूलर हैं सर? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ऐबक, ऐबक के बाद देखने को मिलता है आराम शाह, आराम शाह के बाद देखने को मिलता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आपको देखने को मिलता है रुकनुद्दीन फिरोज, इसके बाद रुकनुद्दीन है, रुकनुद्दीन देखने को मिलता है, रुकनुद्दीन के बाद रजिया, रजिया के बाद मोइजुद्दीन, रजिया के बाद बहराम शाह, मोइजुद्दीन बहराम शाह, इसके बाद मसूद, मसूद के बाद नसीरुद्दीन, मसूद शाह, इसके बाद नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन महमूद आपको देखने को मिलता है। नसीरुद्दीन महमूद के बाद आपको कौन देखने को मिलता है? इसके बाद यार जगह कम बचेगी, कोई नहीं, यहां पे लिख लेता हूं नसीरुद्दीन महमूद के बाद। इसके बाद देखने को मिलता है बलबन, बलबन के बाद देखने को मिलता है कैकुबाद और फिर कैमुसर्स, कैकुबाद देखने को मिलता है और यहां देखने को मिलता है कैमुसर्स लास्ट, कैमुसर्स देखने को मिलता है। ठीक है, काम खत्म, फिर इसलिए वंश ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात को समझना। ऐबक आपको देखने को मिलता है 1206 से 10, आराम शाह देखने को मिलता है 1210 से 11, इल्तुतमिश देखने को मिलता है 1211 से 35, रुकनुद्दीन देखने को मिलता है 1235 से 36, रजिया देखने को मिलती है 1236 से 40, यह देखने को मिलता है 1240 से 42, यह देखने को मिलता है 1242 से 46, यह आपको देखने को मिलता है 1246 से 65, यह आपको देखने को मिलता है बलबन 1265 से 87, 1265 से 87 देखने को मिलता है। ये कैकुबाद 1287 से 89 और ये 1289 से 90। इनका कुछ ऐसा हिसाब किताब रहा है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यूपी से बहुत तगड़ा रिलेशन रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इल्तुतमिश पहले बदायूं का गवर्नर था। इसके बाद आपको देखने को मिलता है मसूद शाह, यह भी बदायूं का गवर्नर रहा है, तो ये कुछ ज्यादा जरूरी है। बलबन जब ग्वालियर के अंदर काफी ज्यादा अभियान करता है तो एमपी में आया है, एमपी में आते हुए इसने यूपी के भी कुछ हिस्से को लूटा है, तो बलबन भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी जरूरी देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाकी की जो डायनेस्टी है, जैसे खिलजी डायनेस्टी हुई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, तुगलकों को थोड़ा यहां कर देता हूं। बोर्ड चलाने के मामले में आप ये समझ लेना, जैसा बोर्ड मैं चलाता हूं इंडस्ट्री वाले अभी भी ढूंढ रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है मेरे पास लेकिन उनको क्या पता कि मैं ये ऐसे कैसे कर पाता हूं। अरे चल ले, ऐसा कैसे कर पाता हूं ये मैं ऐसे, अबे हरामखोर। चलो चल गया। चलिए अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। मैंने आपको छोटा छोटा ओवरव्यू दिया है, अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपको आगे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आगे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। खिलजियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देखने को मिलता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक है, एफ खिलजी का मतलब है फिरोज खिलजी संस्थापक है। इसका शासनकाल आपको कहां से कहां देखने को मिलता है सर जी? 1290 से 96। फिर इसी का जो लड़का है वो इसी की पार्किंग लगा देगा। फिर अलाउद्दीन देखने को मिल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिल जाएगा, वो 1296 से 1316। फिर आपको मुबारक खिलजी देखने को मिल जाएगा, मुबारक खिलजी। और खिलजी वंश में यही लास्ट है। होने के लिए खुसरो शाह भी है बट जरूरी नहीं है, होने के लिए खुसरो शाह भी है, खुसरो खान भी है
बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं खुसरो खां। खुसरो खां केवल एक ही साल में निबट जाएगा कि उसको जीटी मार देगा, जीटी यानी गयासुद्दीन तुगलक मार देगा उसको, ठीक है, वो ज्यादा समय इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए एक बच्चे को अभी संपूर्णतः, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि YouTube में कोई भी टीचर बन जा रहा होता है। आपको मैं निश्चित तौर पे बता दूं, आप मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं, यू कैन गूगल मी, आई एम अवेलेबल ऑन द गूगल एज वेल, ठीक है। तो ऐसा कमेंट करने से पहले थोड़ा आपको अपनी सर्वांगीण बुद्धि का भी विकास करना चाहिए लाला, ठीक है। हालांकि मैं आपकी बात से खुश हुआ, आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ऐसे बच्चे मुझे ज्यादा पसंद है जो चलती क्लास के अंदर बीच आके ऐसे कूद के कुछ बोल रहे होते हैं, ये अच्छे बालक होते हैं, क्योंकि इनका ऊपरला मरला काम नहीं कर रहा होता है। ये बच्चे, इनका डायनेस्टिकल टेन्योर है जो हमने यहां पर देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुगलक के बारे में हम बात करते हैं। तुगलक का जो टेन्योर है वो कैसे कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आपको देखने को मिलता है, गयासुद्दीन तुगलक आपको देखने को मिलता है 1320 से 25। फिर आपको मोहम्मद बिन तुगलक देखने को मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक देखने को मिलता है 1325 से 51। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक देखने को मिलता है, ये 1351 से 88। फिर 88 से 94 के बीच में 5 रूलर आते हैं, बट जरूरी नहीं है। 94 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं 5 रूलर्स, 5 रूलर्स देखने को मिलते हैं जो जरूरी नहीं है। फिर आता है 1394 में, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। यहां आता है आपका नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आपको देखने को मिलता है, जो रहता है 1394 से 98 से 1414 तक। 1394 से 98 में दिल्ली में, उसके बाद दिल्ली से बाहर, क्योंकि इस बीच में तैमूर लंग का अटैक हो जाता है। तो 98 में तैमूर लंग अटैक करके पूरी दिल्ली को प्रभावित कर देता है, और जब दिल्ली प्रभावित होती है तो सैयदा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और यहां खिज्र आपको देखने को मिलता है, खिज्र खान देखने को मिलता है। खिज्र खान के बाद कौन देखने को मिलता है लल्ला? खिज्र खान के बाद मुबारक देखने को मिलता है, मुबारक। फिर आपको देखने को मिलता है मुहम्मद। फिर आपको देखने को मिलता है आराम, आलम बोल देते आलम शाह। इनका टेन्योर कितना है खिज्र का? 1414 से लेके 21 तक, 21 से लेके 35 तक, 34 तक, 21 से लेके 34, 1434 से लेके 45 तक, 1445 से लेकर 51 तक। इनका हिसाब किताब सिंपल रहा है। बचे यहां पर ये, इसमें 3 रूलर हैं आपके। सबसे पहले बहलोल, फिर आपका सिकंदर। बहलोल के बाद सिकंदर देखने को मिलता है। व्हाइट पेज करना पड़ेगा भाई, बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होगा तो बात नहीं बन पाएगी। व्हाइट बैकग्राउंड से बात बनेगी अब तो, क्योंकि इसकी ये ठीक है, लग रहा है सही, दिख रहा है ना सारा। ओके, सिकंदर, और सिकंदर के बाद आपको देखने को मिलता है इब्राहिम, और तभी इब्राहिम के बाद ही काम खत्म होता है। इसका बहलोल का देखने को मिलता है हिसाब किताब 1451 से 89। ये 1489 से 1517, और ये 1517 से 1526, और इसका भी खेल खराब हो जाता है। इसमें ऐसे रूलर्स को अगर मैं नामांकित करता हूं जिन्होंने यूपी के लिए बहुत ज्यादा काम करा है, तो मैं दिखाता हूं। जैसे इसमें आपको देखने को मिलता है सिकंदर, इसने आगरा की स्थापना करी है जो यूपी में देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक, इसने 300 शहर बनाए हैं, जिसमें से 100 शहर यूपी में है, जैसे जौनपुर वगैरह, इसकी स्थापना इसी ने करी है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, और कोई बड़ा रूलर आपको देखने को नहीं मिलता जिसने यूपी के लिए कोई स्पेसिफिक काम करा हो। हाँ, एक और देखने को मिलता है आलम शाह, इसने अपने जीवन का अंतिम वर्ष यूपी के बदायूं में गुजारा है। तो ये यूपी के पर्सपेक्टिव में चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। ये जो मैं कर रहा हूं, अब से पहले आज तक यूपी जीके में ऐसा किसी ने नहीं किया, और मुझे लगता नहीं है कि आगे भी कभी कोई ऐसा कर पाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जिस प्रकार की चीजें मैं कर रहा हूं, ये अविश्वसनीय चीजें हैं, ये संभव नहीं होती हैं। मुझे करना वही है जो संभव नहीं है। ठीक है,
क्लियर है? पानी तो मैं भूल ही गया था पीना। हाँ याद आ गया। हाँ याद रखेंगे। समझ में आई बात? गलत बोल दिया, ठीक है बेटा, राजा हिंदुस्तानी, तथास्तु आप अपने जीवन में अच्छा कर पाए। आगे हम बात करते हैं। ये देख लिया आपने, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है मध्यकाल का दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुगलिया सल्तनत के बारे में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इससे आप रिवाइज कर पाएंगे। अब हम मुगलिया सल्तनत के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, काफी क्लियर आ रहा है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बेस्ट मूल विधि टीचर इन दिस एरा। गलत बोल रहे हैं आप। आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ दिस एरा। आगे हम बात करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ये अपने बारे में इतनी बातें क्यों करता है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाता। अधिकांशतः शिक्षक इस बारे में झूठ बोल पा रहे होते हैं, ठीक है। और जो बच्चा बता रहा है एक क्लास के अंदर है, राघवेंद्र पासवान, एक शिक्षक का नाम कह रहा है, लेके कह रहा है कि वो यूपीजी का अच्छा पढ़ाते हैं। कमाल की बात यह है वो मेरे ही नोट्स लेके गए हैं। मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, जब मैं लॉन्ग पे पढ़ाने में आ रहा होता हूं तो यूपीजीके की 40 क्लास लगती हैं। कमाल की बात। आई एम द किंग मेकर। आगे हम बात करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की दो शाखाएं हैं। मुगल एम्पायर की आपको दो शाखाएं देखने को मिल जाती हैं। इन दोनों शाखाओं को हम देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। और ये दोनों शाखाएं कौन कौन सी आपको देखने को मिलती हैं? सर अगर हम दोनों शाखाओं को देखते हैं, एक मुख्य शाखा आपको देखने को मिलती है, मुख्य शाखा आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं मेन ब्रांच। मेन ब्रांच। एक आपको देखने को मिलते हैं लेटर मुगल्स। एक आपको देखने को मिलते हैं लेटर मुगल्स। उत्तर मुगल आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर मुगल काल के उत्तर मुगल आपको देखने को मिल जाते हैं। हम उत्तर मुगल्स को इतना नहीं देखते क्योंकि उत्तर मुगल्स को मैं मॉडर्न में पढ़ाता हूं, ठीक है, चलिए। ओके, इसको हम किस में पढ़ाते हैं? दीज आर इन लेटर मुगल्स। अब वो बच्चा खुद कह रहा है वो इसीलिए अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि नोट्स आपके हैं। बहुत बढ़िया। अरे भाई सच बात है, ये तुम्हें मजाक लग रही। इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में इसको हम पढ़ेंगे। मेन ब्रांच में हम देख लेते हैं कौन कौन देखने को मिल जाएगा। मेन ब्रांच में आपको देखने को मिलते हैं कौन कौन देखने को मिलता है। सबसे पहले हुमायूं, सबसे पहले बाबर, क्योंकि वही फाउंडर है। बाबर देखने को मिल जाएगा। बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर का काफी बड़ा इंपैक्ट यूपी पे रहता है। अकबर का एक बड़ा इंपैक्ट यूपी पे रहेगा, ठीक है। अकबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा जहांगीर। जहांगीर का कोई बड़ा इंपैक्ट यूपी पे नहीं है। शाहजहां का एक बड़ा इंपैक्ट यूपी पर है। और औरंगजेब का बहुत ज्यादा इंपैक्ट यूपी पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शुरुआती तौर पर तो इतना नहीं रहा, लेकिन लेटर ऑन उसने अपने इंपैक्ट को यूपी पर बढ़ाया है। औरंगजेब अब क्या क्या इंपैक्ट वो रहे, आप यही सोचेंगे ना कि उनके इंपैक्ट क्या क्या रहे हैं। वो आगे जब वन लाइनर पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे, ठीक है। आगे जब आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान पाएंगे। बाबर का टेन्योर आपको देखने को मिलता है 1526 से 30 तक। हुमायूं का टेन्योर आपको देखने को मिलता है 30 से 40, एक धप्पा। इसके बाद सूरी डायनेस्टी आपको देखने को मिलता है, सूरी वंश आपको देखने को मिलता है। जो सूरी वंश आपको देखने को मिलता है 1540 से 55। फिर दोबारा से आपको हुमायूं पाजी का टेन्योर देखने को मिल जाता है और हुमायूं का टेन्योर देखने को मिलता है। ही इज नॉट पाजी, ठीक है, क्योंकि हाँ सिंपल, क्योंकि जो मुझे बढ़िया लगते हैं मैं उनको बोल दे रहा होता हूं, बट ये नहीं लग रहे होते हैं। बात खत्म। हुमायूं के बाद का टेन्योर, पहला फेज इसका ये रहा, दूसरा फेज इसका ये रहा। अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक टेन्योर देखने को मिलेगा। जहांगीर का टेन्योर 1605 से 27 तक देखने को मिलेगा। शाहजहां का टेन्योर 1627 से लेके और आपको 1658 तक देखने को मिलेगा। और औरंगजेब का 1658 से लेके 1707 तक हिसाब किताब देखने को मिलता है। औरंगजेब ने यूपी के बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया है और इसमें जो मेजर यूपी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट रहेंगे, हुमायूं रहेगा, अकबर रहेगा, शाहजहां रहेगा और औरंगजेब रहेगा। ये यूपी के पर्सपेक्टिव में जरूरी रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाबर का जो मकबरा है वो भी रहा है
तो वो भी थोड़ा जरूरी रहेगा। बाकी जहांगीर और हुमायूं ने कोई बड़ा काम यूपी के पर्सपेक्ट में नहीं किया है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीट करके वन लाइनर फैक्टों की बात कि वन लाइनर फैक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो अब वन लाइनर फैक्टों की बात करते हैं जो यूपी जीके की शोभा को बढ़ाते हैं, चार चांद लगाते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो। अनूप ओझा क्लास में आ चुके हैं। पहले इनका नाम अनूप नहीं था, पहले इनका नाम अनु था, अनु। फिर पी किस लिए लग गया इनमें? सर पी इसमें लग जाता है, इनके लिए पसंदीदा आदमी है ये, लोग इनको पसंद करते हैं, तो अनु के साथ पी लग के ये अनूप बन गए, अनूप बन गए। लोगों के सबके नाम की स्टोरी मुझे पता है, कोई भी मुझसे पूछ लेना। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था बेटा, तभी तो मैंने कहा कि उसका थोड़ा सा संबंध देखने को मिलता है। नहीं पूनम दीदी, वो मैं नहीं जानता, पूनम दीदी मैं इसके बारे में नहीं जानता। आगे हम बात करते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली हैं। बाकी बच्चे स्वाद मत लो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, कुछ आपको वन लाइनर फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब हम इस प्रकार के वन लाइनर फैक्टों की बात करते हैं। ये यूपी के एग्जामों में आए हुए हैं, तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे, हंसेगा नहीं कोई। चलो देखो, चंदेल जो देखने को मिलते हैं, चंदेल आपको देखने को मिलते हैं जो एमपी क्षेत्र में बहुत ज्यादा थे। मध्य प्रदेश क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत ही, तो चंदेलों में आपको यह भी पता लगता है कि इनके द्वारा ही खजुराहो टेम्पल्स भी बनाए गए हैं। इनके द्वारा ही खजुराहो मंदिर इन्होंने ही बनवाए हैं। नुन्नक नाम के राजा काफी फेमस इसके अंदर रहे हैं, नुन्नक नाम के राजा काफी फेमस इसमें रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको यशुवर्मन राजा भी देखने को मिलते हैं, राजा धंग या राजा यशुवर्मन, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1831 में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित करी थी। तो जो चंदेला डायनेस्टी जो मध्य प्रदेश क्षेत्र की देखने को मिलती है, उन्होंने महोबा को अपनी कैपिटल बनाया है, जो महोबा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंदेलों ने अपनी कैपिटल यूपी के किस स्थान को बनाया? तो महोबा को बनाया। ये राजपूताना डायनेस्टी में आप पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंदेलों का राज्य जीजा भुक्ति जुजोती के नाम से भी प्रचलित था। ठीक है, ये फैक्ट आपका हो गया, दिस इज फैक्ट 1। आगे हम बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करी थी, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। और इसको बाद में इसने अपनी राजधानी भी बनाया। सिकंदर लोदी ने इसको 1506 में अपनी राजधानी भी बनाया, राजधानी भी बनाया। कमाल की बात यह है कि अब जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको वो सीधी रिलेटिविटी आपके दिमाग में जा रही होगी। ठीक है, सीधी रिलेटिविटी आपके दिमाग में जा रही होगी। अभी अभी जो सिकंदर लोदी को हम देख के आए, लोदी डायनेस्टी वाला सिकंदर लोदी। अबे लाइक करो क्लास को फटाफट है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगला सवाल। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में मुगल काल में नील की खेती होती थी। अब इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछता हूं, यूपी से रिलेट करेगा, बात बताएंगे आप। सल्तनत काल में फिलप मैंने कर दिया है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बताइए शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? या इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र में अगर मैं कहूं तो इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? बताइए, अब बताओ। इस सवाल को भी आप आंसर कर सकते हैं। इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र आपको क्या देखने को मिलता था? ठीक, बढ़िया लेवल का सवाल मैंने आपसे पूछा है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आता है जिसका नाम है ऑफिशियल AB07, ये अपना ही है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सल्तनत काल में आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही मजबूत लल्ला था जिसका नाम था जौनपुर, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। जौनपुर नाम का शहर जिसको फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया था। फिरोज शाह तुगलक
द्वारा इसको बनाया गया था और इसको पूर्व का सिराज कहा जाता था। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसको पूर्व का सिराज कहा जाता था, जो यूपी में है। सिराज ईरान का एक स्थान है जहां इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। क्या आप बात को समझ पाए? अद्भुत, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आगरा ने सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया है। यह मकबरा बगीचे में स्थित है, जो आपको आगरा के सिकंदरा में देखने को मिलता है। परफेक्ट। इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इसी में आपको मैं बता देता हूं। 1679 में 1679 में राजा राम जाट द्वारा इसको तोड़ दिया गया था, इसको जलाया गया था, इसको जलाया था बदले के तौर पर। ठीक है, 1679 में राजा राम जाट द्वारा इसे जलाया गया था। और बाद में आगे चल के आप देखेंगे कि इसकी मरम्मत आज देखते हो तो सही है। मरम्मत 1905 में करजन ने कराई है, आप समझ पाएंगे आप? अकबर की थी चिता जला दी, ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, हम जानते हैं। यहां पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी तक दूसरे तट तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर कहते थे, और इसी वजह से जहांगीर को भी न्याय का राजा कहते थे। न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। यह भी एक वन लाइनर फैक्ट आपको देखने को मिलता है इसके बारे में। क्लियर बात है? ओके। एक बच्चा कह रहा है कि सर उस वाले प्लेटफॉर्म पे आपकी आवाज ज्यादा अच्छी थी। अबे गला खराब हो रखा है, आवाज मेरी आज भी जोरदार है। आगे हम बात करते हैं, लीजिए। आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। अब मुसम्मन बुर्ज किसके द्वारा बनवाया गया है, पूछा जा सकता है। मुसम्मन बुर्ज आगरा में किसने बनवाया है? अकबर के द्वारा ही मुसम्मन बुर्ज को बनवाया गया था, अकबर ने ही इसको बनवाया था। आगरा में मीना बाजार लगता था। इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। मीना बाजार इज अ टर्म विच इज वेरी बैड टर्म। इसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाता था। एक ऐसा स्थान होता था जहां महिलाएं देह व्यापार के लिए आया करती थी। उस शब्द को मीना बाजार के तौर पर यूज किया जाता था। आज की डेट में मैं देखता हूं बहुत सारी दुकानें अपना नाम मीना बाजार रख लेते हैं। उनको लगता है कि सौंदर्य प्रसाधन का एक नाम रहा होगा। नहीं, इस टाइम पर जब आगरा में मीना बाजार लगता था तो ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज होता था टर्म, कि यहां पे प्रोस्टिट्यूट्स जाएंगे। और इसी प्रोस्टिट्यूशन मार्केट में जहांगीर ने सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। नूरजहां की माता और पिता का नाम अगर मैं बात करता हूं, इसकी माता का नाम असमत बेगम था, जो गुलाब से रोज गुलाब से इत्र बनाती थी। असमत बेगम ये गुलाब से इत्र बनाती थी, गुलाब का इत्र बनाया है। और पिता मिर्जा गयास, इसी को एतमाद उद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी है। यही एतमाद है, पिता के समान एतमाद। ठीक है, इसका मकबरा आगरा में है, पिएट्रा ड्यूरा शैली का इसका मकबरा है, दैट इज एट आगरा। क्या आप समझ पाए? ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था और आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसको बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया था, जो राजस्थान से लिया गया था। 19 घंटे की बीएनएस की क्लास की कोई पीडीएफ नहीं है, आप क्लास को पूरा देखकर नोट्स बना लीजिएगा। अगला सवाल। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। मैं पीछे फैक्ट क्लियर कर चुका हूं। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया और इसे अलंकृत करने के लिए पिएट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। पर्शियन शैली मिक्स होती है इसमें। शाहजहां के द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला का श्रेष्ठता का प्रतीक है। बात को समझना, आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसको शाहजहां ने खुद बनवाया है। अब इसके बारे में बता देता हूं। ताजमहल आपका जो निर्मित हुआ 1631 से लेकर 53 के बीच में बना है। उस्ताद अहमद लाहौरी और इंशा खान के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। खान ने इसको डिजाइन किया गया। ताजमहल बनाने के बाद किसी के हाथ नहीं काटे गए। एक रॉन्ग फैक्ट है कि लोगों के हाथ काट दिए गए थे। नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी के ऐसे हाथ नहीं काटे गए। पहले तो दिमाग में यह बैठा लीजिए, ताजमहल के निर्माण के बाद किसी के हाथ नहीं काटे। ये वास्तुकार हैं इसके। कहते हैं कि
इन लोगों को ताजमहल के आगे बसा दिया गया था एक शहर में, जिस वजह से वो कभी और वास्तुकला का काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि उनके हाथ काट दिए, उनसे उनका व्यापार छीन लिया, पर उनको बदले में बहुत कुछ दिया। ये ताजमहल के बारे में चर्चा की जाती है। 31 से 53 के बीच में बना था। 1983 में यह भी यूनेस्को में शामिल हुआ। क्लियर है? मेरे ख्याल से इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, यूरोपियन यात्री रॉल्फ फिंच और बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। रॉल्फ फिंच अकबर से मिला है, अकबर से मिला, और बर्नियर जो है, बर्नियर शाहजहां, नहीं बर्नियर तो जहांगीर 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 से मिला है, जहांगीर से मिला है। और शाहजहां से कौन मिला? शाहजहां के दरबार में विदेशी कौन सा था? शाहजहां के दरबार में पीटर मुंडी था, ब्रिटिश है पीटर मुंडी, उसके दरबार में आया था। सल्तनत काल में अब यहां से शुरू होता है प्रयागराज के बारे में। यहां से बाबू, अभी तक मैं आगरा की तारीफ करता आ रहा था, अब मैं प्रयागराज की तारीफ करता हूं। प्रयागराज के फैक्ट बताता हूं, कौन कौन है प्रयागराज से। अभी तक मैंने आगरा के बारे में बताया, प्रयागराज से कौन कौन है बताओ जरा। ठीक है, चलो। अमित मेरे भाई, मैंने कभी किसी को ये जो आप कह रहे हो वो प्लेटफॉर्म की छोड़ दिया, मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। ताजमहल के अंदर शिवलिंग है, क्या ये बात सत्य है? भाई मैं कभी ताजमहल घूमने नहीं गया, जब जाऊंगा तो स्कैनर लेके जाऊंगा, ठीक है, देख लेंगे, अगर शिवलिंग है तो निकलवा देंगे भाई सब। ठीक है, चलिए। सल्तनत काल में जो कड़ा मानिकपुर था, कड़ा प्रयागराज के निकट पश्चिम में तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था। इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया गया? दिस वाज बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा इसको शुरू किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक बात। अब हम बात करते हैं सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी थी। हत्या करके वह सुल्तान बना, सुल्तान बना। ठीक है, वहीं 1296 के अंदर वो हत्या करके सुल्तान बना है, याद रखेंगे, जोरदार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए। कड़ा प्रयागराज के निकट स्थित अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने देवगिरी अभियान संपन्न किया था। 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर हत्या करवा दी थी। ये बात मैंने अभी जस्ट आपको बताई है, ठीक है, याद रखना। अब एटा के बारे में बात करते हैं, यहां से बात करते हैं एटा की। ठीक है, एटा जनपद में स्वर्ण द्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। जो आपको स्वर्ण द्वारी देखने को मिलते, एटा से है कोई? एटा से है कोई? हमारे एक शिक्षक साथी मित्र हैं जो पढ़ा ही रहे होते हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से उनका विवाह हो पाया है, 40 साल की उम्र है उनकी, तो एटा से उनकी शादी हुई है। तो उनकी विवाह में मैं जा नहीं पाया, मुझे इस बात का खेद है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि स्वर्ण द्वारी आना, स्वर्ग द्वारी आना। तो मैं सुनते ही मैंने कहा कि भाई साहब मैं तो स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों के हिसाब से लग नहीं रहा तुम स्वर्ग पहुंचोगे। तो उसने कहा था, अबे जीत भाई, स्वर्ग द्वारी एटा में एक जगह है। मैं कहा अच्छा, ओ ठीक है। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। तो स्वर्ग द्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। संत मल्लूक दास की जन्मस्थली कड़ा गंगा नदी के निकट स्थित देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यह भी आपको देखने को मिलता है, कड़ा के बारे में बात करता है और संत मल्लूक दास की बात की गई है। यहां से हम बात करते हैं किसकी? कालिंजर की। कालिंजर इंपोर्टेंट रहा है, कालिंजर इंपोर्टेंट रहा है। कालिंजर की बात करता हूं, हमेशा से कालिंजर बहुत इंपोर्टेंट रहा है। ठीक है, चलिए। अमीर खुसरो का जन्म भी एटा में हुआ था। अमीर पाजी, अमीर खुसरो, बर्थ इन एटा। इनका जन्म भी एटा में हुआ है। इनको तोताए हिंद कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, पैरट ऑफ इंडिया, इंडियन को कहा जाता है। इन्होंने 7 सुल्तानों के दरबार देखे हैं। ख्वाजनाइल फुतूह नाम की किताब लिखी है। नेक्स्ट, अली
मिडावल पीरियड का जो कालिंजर है, जो बांदा में पड़ता है आज की डेट में, इसके ऊपर राजपूत शासन किया करते थे। चंदेल राजपूत भी इस पर शुरुआती तौर पर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। 12वीं शताब्दी के पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा है। बहुत लोगों ने कालिंजर पर अटैक किया है। शेर शाह सूरी की मृत्यु भी कालिंजर किले को जीतने में ही हुई थी। कालिंजर को जीतने के लिए गया था, तभी उसकी खेल खराब हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। 12वीं शताब्दी के पश्चात तुर्कों और मुगलों से प्रभावित रहा है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल, वर्तमान अलीगढ़, पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कोइल पर अधिकार प्राप्त किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सिर्फ यूपीजीके में पढ़ाया जाता है। यह आपको मिडावल हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ यूपीजीके में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए, दिस इज ओनली फैक्ट ऑफ यूपीजीके। ये कभी भी आपको मिडावल हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बाद सुल्तान बहलोल लोधी के समय कोइल को स्थानीय शासक ईशा खां था, जिसे बहलोल लोधी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन दोनों फैक्टों के बारे में याद रखना। ईशा खां के बारे में याद रखना। ईशा खां बहलोल लोधी का साथी हुआ करता था। दोनों अफगानी हैं। दोनों अफगानी है। क्या है? दोनों अफगानी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल, कालिंजर ही चल रहा है अभी। ठीक है, याद रखना। 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था, इन्वेड किया था, एक्सप्लेड किया था। इसको याद रखना। लूटा है 1023 में। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दी देव को 1202 में कालिंजर से पराजित किया था। कालिंजर का ही वो रूलर हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दी देव को, अरे क्या डबल क्यों करते हैं? 1545 ईस्वी में कालिंजर का सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट, उक्का विस्फोट के द्वारा, उक्का होता है बारूद का गोला, उक्का के विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। उक्का के विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहे सर आप शादी करने वाले हो, मैंने सुना है। हाँ भाई, मुझे लगता है कि जीवन में विवाह परम सत्य है। इसमें क्या गलत सुन लिया तुमने? सबको विवाह में बुलाऊंगा, टेंशन फ्री रहना। एक एक बालक शादी में आएगा। ठीक है, शादी अभी हमें सोच रहा हूं कि किस स्थान पे रखी जाए। ठीक है, बाकी चीजें डिसाइडेड है। वो मैरिज हॉल देख रहा हूं, जिस मैरिज हॉल में आप समा पाओ, क्योंकि मेरे दिल में तो इतनी जगह है कि आप समा जाओगे। ठीक है, याद रखना। याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चल, यहां ध्यान दे ले। अब मुगल सम्राट अकबर ने कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित करके यहां पर आधिपत्य किया था। यह भी पूछा जाता है अकबर ने कालिंजर पर कब्जा किया, तो अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित करके यहां आधिपत्य स्थापित किया था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालापी, जालौन, अच्छा ये यहां पर खत्म हो जाता है, यहां कंप्लीट होता है, यहां से शुरू होता है जालौन। जालौन की स्टार्टिंग करते हैं यहां से। ठीक है, जालौन से है कोई? ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है फिर तो आपको पूरा गांव बुक करना होगा। भाई हमारे यहां 51 गांव की दावत होती है। अगर इस लेवल पे दावत होती है तो 25-30 गांव की दावत की मैं सोच रहा हूं, 25-30 गांव की दावत करा दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। 51 गांव की कराऊंगा, छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में। 51 गांव की दावत होगी। जालौन कागज निर्माण के लिए फेमस है। अबे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में पढ़ा दूंगा मैं। वो यहां बता रहा है कागज निर्माण को फेमस है, डट जा। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कालापी यानी जालौन जिले को दिल्ली सल्तनत के अंग बना लिया था, पूछा जा सकता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालापी से संबद्ध था। यहां से बीरबल का रंग महल तथा मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? जालौन से। जालौन में एक स्थान देखने को मिलता है कालापी। तो जो जालौन कालापी आपको देखने को मिलता है, इसी के बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि जो कालापी नाम का स्थान है वो बीरबल से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? बीरबल से रिलेट करता है। किससे? बीरबल से रिलेट करता है। याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, 1659 ईस्वी में औरंगजेब, फतेहपुर की हम स्टार्टिंग करते हैं यहां से। फतेहपुर
फतेहपुर के बारे में बात करते हैं। फतेहपुर, फतेहपुर से है कोई? फतेहपुर से है? इसके बारे में बताना। बस बता दूं, खजूहा फतेहपुर के युद्ध में शाह सुजा को पराजित कर उत्तराधिकार के युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त करी थी। कोई समस्या? ठीक है, चलिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपके यहां से शुरू होगा, जिसके बारे में आप याद रखेंगे। गढ़कुंडार का, पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुंडार का चंदेल शासक परमाल था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहां पर अधिकार हासिल किया था। यहां पर आपको अगला देखने को मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं गढ़कुंडाल। गढ़कुंडार, गढ़कुंडार के बारे में बात करते हैं। गढ़कुंडार का शासक कौन था? चंदेली रूलर हुआ करता था पारमल। पारमल को इन्होंने ही हराया था। पारमल को इन्होंने ही हराया था। ठीक है, चलिए। अरे बेटा, या तो पढ़ने पे ध्यान दे लो। अगर मुझे कमेंट में एक भी ही वाला इमोजी दिख गया ना भाई, मैं बता रहा हूं, मान जाओ। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आपका एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री पॉलिटी में अनबीटेबल है। बेटा अभी आप करंट अफेयर पढ़ना मेरी, ठीक है? फिर आप कहोगे सर माहौल पूरा वेवी। पृथ्वीराज के जनरल जो खेत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने खंगर किंगडम को बसाया था, जो गढ़कुंडार में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल, सुल्तान बलबन के समय गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया था। 1531 तक इनकी यह राजधानी भी रही है, बुंदेलों की। 14वीं शताब्दी ईस्वी में चुनार यहां से स्टार्ट होता है। चुनार, यहां से चुनारगढ़ की स्थापना करते हैं। ये गढ़कुंडार के बारे में बात की गई है। अब मुझे बताइए, गढ़कुंडार आपको यूपी में कहां देखने को मिलता है? गढ़कुंडार वर्तमान में यूपी में कहां देखने को मिलता है? वर्तमान में कहां है? वर्तमान में कहां है? यहां बताइए। 14वीं शताब्दी ईस्वी में चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार किया था। चुनारगढ़ आपको देखने को मिलता है, चुनारगढ़। तो 14वीं शताब्दी में चंदेलों का रूल था, बाद में बाबर ने इस पर कब्जा किया। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। 1532 की बात है। 1532 में हुमायूं की पहला घेराबंदी होती है। पहली घेराबंदी होती है, पहली घेराबंदी होती है हुमायूं द्वारा, बाई हुमायूं। फिर दूसरी घेराबंदी आपको देखने को मिलती है 1538 में। सेकंड सीज आपको देखने को मिलता है घेराबंदी बाई हुमायूं। किसकी? चुनारगढ़ की। हुमायूं के द्वारा 2 बार घेराबंदी हुई है। कब कब हुई है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या आप समझ पाएंगे? अबे छोटा मोटा दिमाग तो लगा ले करो भाई। ठीक है, लाइक नहीं कर रहे हो, क्या मानूं? कैसे करके मानोगे आज? पर छोटे मोटे लाइक भी कर देनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक के लिए, ये जौनपुर के बारे में बात आ जाती है। जौनपुर की बात यहां से शुरू होती है। जौनपुर, जौनपुर से पक्का मैं शर्त लगा के कहता हूं, जौनपुर से बहुत सारे बच्चे क्लास में होंगे। जौनपुर के बच्चे क्लास के अंदर होंगे। बुलंदशहर वालों को बुलाना। बुलंदशहर वाले तो अपने खास हुए ना भाई। ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है दिल्ली पुलिस के लिए भी कुछ कर दो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, बस एक सेकंड। दिल्ली पुलिस के लिए कुछ कर देता हूं, एक सेकंड में कर देता हूं। यहां पाएंगे दिल्ली पुलिस के लिए आज मैंने एक तड़कती भड़कती वीडियो ली है। दिल्ली पुलिस के लिए टॉप 100 स्टैटिक जीके। दिल्ली पुलिस के लिए इससे पहले टॉप 100 मैंने जीके जीएस। दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। इससे ज्यादा क्या करूं? इससे ज्यादा फिर मैं एसएससी के चेयरमैन को बुला लाऊं क्या? एक क्लास वर्तमान में चल रही है, 362 लाइक देख के तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो? बड़े यार, बहुत शर्मीले बालक निकले तुम तो। आगे हम बात करते हैं। ये जौनपुर के बारे में बात हो गई। लाइक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक ने 1358 से 59 ईस्वी में अपने भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौहरा खान के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की। तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शार्की के नेतृत्व में 1394 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल, यूपीपीएससी 2023, एसएससी सीजीएल 2024 में यह सवाल आ चुका है। पूछा है कि मलिक हुसैन शर्की स्वतंत्र कब हुआ था? 1394 में। इसकी स्थापना किसकी हुई है? शर्की सल्तनत की। वर्तमान में कहां? जौनपुर में। इसके बारे में आप याद रखना। ठीक है, चलिए, ठीक है, फटाफट नोट करें।
ठीक है, चलिए। गढ़कुंडार झांसी में है, मुझे पता है गढ़कुंडार झांसी में है लल्ला। ठीक है, अब क्लास को थोड़ा तेज खींच लेते हैं क्योंकि आपके लिए वही जरूरी है, मेरे लिए भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, शर्की सल्तनत के दौरान जौनपुर को शिराज हिंद कहा जाता था, मैं बता चुका हूं। 1613 में यहां खत्म होता है शर्की के बारे में, यहां शुरू होता ओरछा। ओरछा देखने को मिलता है, ओरछा झांसी के पास है। ठीक है, चलो झांसी की हम बात करें। 1631 में ओरछा शासक वीर बुंदेला ने झांसी की स्थापना करी थी। आपसे पूछा जाए झांसी की स्थापना किसने करी थी तो आप बताएंगे 1613 में ओरछा के रूलर थे वीर बुंदेला, उन्होंने झांसी को बनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1532 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। आपने कहानी सुनी है, कौन सी भला, जिसको कहा जाता है बाजीराव मस्तानी, वो झूठी कहानी है। मैं सच आपको बताता हूं, जब यहां पर हुआ, छत्रसाल की बेगम का नाम क्या था, रूहानी बेगम। रूहानी फारस की थी और इसकी बेटी का नाम था मस्तानी। इसी की बेटी का नाम था मस्तानी, मस्तानी इसकी बेटी थी। जब 1529 में अटैक हुआ छत्रसाल के झांसी पर, तो छत्रसाल मारा गया। रूहानी ने कहा मैं फारस जा रही हूं, मस्तानी का क्या करूं, मैं तो छोड़ जाऊंगी। तो इस वजह से बाजीराव प्रथम उसको अपने साथ ले आए। स्टोरी ये थी, लेकिन बॉलीवुड ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, याद रखना, अगर बाजीराव प्रथम वापस आ गए तो जिस हिसाब के बॉलीवुड वालों को उल्टा लटका के मारने वाले हैं वो उनका लेवल अलग है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त करी थी। 18 जून 1857 में। आगे बढ़िए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर तथा मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। ठीक है, अब हम यहां से बात करते हैं किसके बारे में, प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज, बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। यहां के किले का निर्माण भी अकबर ने ही कराया, इलाहाबाद का किला। अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता है, इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये बहुत ज्यादा सुंदर थी, ये भी अफवाह है, करेक्ट बात है। मस्तानी सुंदर नहीं थी इतनी। आगे बढ़िए, सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है, अच्छा यहां पे फतेहपुर सीकरी शुरू है, फतेहपुर सीकरी यहां से है। फतेहपुर सीकरी की बात करता हूं, जो यहां से शुरू है, जो आगरा के निकट देखने को मिलता है। 1531 से 85 तक यह मुगल प्रशासन की राजधानी रही है। जोरदार राजधानी 69 में बनना शुरू हो गया था। जो फतेहपुर सीकरी है यह 1569 में बनना शुरू हुआ, 71 तक बन गया था पूरा। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य का उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम महल, पंचमहल, ये सब फतेहपुर सीकरी के अंदर ही विद्यमान है। ये सब फतेहपुर सीकरी के अंदर ही विद्यमान है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश यहीं का इक्तदार था। ये बदायूं के बारे में जानकारी है। बदायूं, आप अपना अपना जिला बता दो ताकि मैं आपको बता दूं कि आपका जिला भी आने वाला है। सबका जिला आएगा, सब अपने जिले के बारे में सुन के जाना कि मध्यकालीन भारत आपके लिए क्यों जरूरी है। जिला सबका आएगा। ठीक है, चलिए, ऑफिशियल अभी 07, महिला का सुंदर होना पुरुषों की निगाहों पर निर्भर करता है। अगर आप ओछे किस्म के इंसान हो तो आप उनमें सुंदरता रूप के अनुसार देखेंगे, लेकिन आपका नाम जिस प्रकार से AB07 है, और मैं मानता हूं आपके नंबर में अभी AB भी आ रहा है, 07 भी आ रहा है, तो आप एक अच्छे आदमी हो गए। तो इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती। वत्स, मत भड़काओ इन बातों से मुझको, ध्यान दो यहां पर। बदायूं की बात कर रहा हूं। सूफी चंद शेख निजामुद्दीन औलिया, इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से था। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रजनामा लिखा गया है। रजनामा लिखा गया है, रजनामा, जिसको महाभारत कहा गया है आगे चलकर, इसी को महाभारत आगे चलकर कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली से लखनौती में जो व्यापार होता था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले में स्थित परंग का निवासी था। ये लवाई साहब, बुलंदशहर यूपी 13 क्षेत्र नाम है इसका। ठीक है, इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे।
बरेली के बारे में बताऊंगा। बरेली की बर्फी मशहूर है। लिखेंगे जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का था। 1192 हरियाणवी में बरन का मतलब होता है अच्छा काम, ठीक है। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को जीत लिया था। अब यहां लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। 1856 में अंग्रेजों ने पदच्युत करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बात लखनऊ की खत्म। लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था। यहाँ की इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मस्जिद आदि प्रमुख फेमस है। 1857 ईस्वी में महान विलुप्त के प्रमुख वीरंगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से संघर्ष किया है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता बदन सिंह सुरनिमल ने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित करी थी। मथुरा के बारे में यहां से शुरू होती है जानकारी, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, सुरमा नगरी, झुमका नगरी, दोनों की दोनों ही भैया बरेली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली में रखवाया था। नवाब आसफ उद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। आसफ उद्दौला के समय संभल आपको यहां देखने को मिलता है। ये फैक्ट है, एक एक फैक्ट है राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ते के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को दिया था। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। याद रखिएगा, ज्यादा पेज नहीं बचे हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 पेज है, फिर आपकी मिडाइवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर क्वेश्चन करेंगे। लिखेंगे 29 मई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना का पराजय औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना से हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया, मुराद को छल से बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। सामूगढ़ आपको यूपी में देखने को मिलता है। संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया है, यह इंपॉर्टेंट रहेगा। संभल में बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया है, मैंने बता दिया, जिस 1613 में जहांगीर ने पूरा कराया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1757 की प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पेज को ही डिलीट करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है पेज डिलीट है। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य हुआ करता था। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य बना, रुहेल्स ने बनाया था। फर्रुखाबाद के बंगश पठान के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था। जो मध्य दोआब है, यानी दोआब आपको देखने को मिलता है गंगा और यमुना क्षेत्र के मध्य का हिस्सा दोआब। तो वो जो दोआब क्षेत्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उसके मध्य जो क्षेत्र है वो बंगश पठानों ने बनाया था। आपसे पूछा जाएगा फर्रुखाबाद पर किसका कब्जा था, आप बताएंगे। फर्रुखाबाद जो आपको देखने को मिलता है उस पर बंगश पठानों का कब्जा था। अगला सवाल, अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का प्रशासन चलता था। बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठों का अधिकार था। लंबे समय तक मराठों का कब्जा रहा है। 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों, जाटों और राजपूतों की पराजय ने बक्सर के युद्ध 64 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम का पराजय को उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया था। ब्रिटिशर्स के पास अधिक कब्जा अवध क्षेत्र का चला गया था। बात खत्म हुई। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता था, यह हो चुका है, ठीक है। यह भी हो चुका है ऑलमोस्ट। यहां से ईस्ट इंडिया, हाँ, अच्छा, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू है। ओके, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू है तो उसको हम अगली क्लास में ही लेंगे। इसके बाद बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू है तो ये कुछ फैक्ट आपको देखने को मिले जो आपके मिडाइवल इंडिया से रिलेट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कल फिर मिडाइवल इंडिया को शुरू करेंगे 1707 से लेके। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो जैसे कह रहे हैं कि सर बरेली का नहीं बताया आपने, गोंडा का नहीं बताया। बेटा मिडाइवल इंडिया में आपके फैक्ट नहीं है, यूपी की हिस्ट्री के पर्सपेक्ट में, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि आप सभी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे फैक्ट आप देखेंगे कि वो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और बात, जैसे मैंने बताया ना बाबू, यूपी के जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको यहां पर यूपी का ज्योग्राफिकल लैंडस्केप पढ़ाऊंगा, तब मैं हर जिले को पढ़ाऊंगा। जब मैं इसकी सॉइल पढ़ाऊंगा हर जिले को पढ़ाऊंगा, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सब पढ़ाऊंगा। मिडाइवल हिस्ट्री में जो वन लाइनर थे वो यहीं तक थे, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चंस को करते हैं।
10 क्वेश्चन कल ही हो चुके थे, 10 से आगे के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, नहीं 15 तक क्वेश्चन हो चुके थे। यहां से ये भी हो गया था, रेशम मार्ग है। हाँ, यहां से करना शुरू करेंगे, यहां से करना शुरू करेंगे क्योंकि पीछे के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो बताइए, रेडी हैं आप? अगर रेडी हैं तो फटाफट बताओ, बिना परेशानी के बताएंगे अगर यहां पे रेडी हैं आप। ठीक बच्चे, अब यहां से हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है ये इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है, जो प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट यूपी जीके की देखने को मिल रही है। अगर अभी तक आपने पहला जो वीडियो है नहीं देखा, कृपया देख लेना। पहला, दूसरा, तीसरा आज ये है और इसके साथ हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार की कुल 15 वीडियो लूंगा और आपका यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। लिखना शुरू करते हैं। आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी। सिकंदर लोधी के द्वारा हुई थी। सिकंदर लोधी के द्वारा हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? बाबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? बताइए। बाबर ने किसी को तो अपनी राजधानी बनाया होगा शुरुआती तौर पर, तो बाबर ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्रारंभ में किसको बनाया था? इसमें आधे बच्चे गलती करेंगे। देखो, बाबर ने शुरुआत में राजधानी किसको बनाया था? ठीक है, बात करते हैं। बाबर ने शुरुआती तौर पर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था प्रारंभ में, लेकिन लेटर ऑन बाद में दिल्ली में हस्तांतरित हुई थी। बट प्रारंभ में इसने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था बाबर ने, अपने मन से। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए। आगरा के किले का निर्माण किसने किया है? आगरा के किले का निर्माण अकबर ने किया है और इसी को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 में। अगला सवाल, जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? सर 1658 और 59 के मध्य, इसके 1358 की बात की गई। 1358 और 59 के मध्य आगरा जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इसमें शर्की डायनेस्टी आपको 1394 में देखने को मिलती है, शर्की डायनेस्टी। नेक्स्ट, जौनपुर में शर्की सल्तनत की स्थापना किसने करी है? 1394 में करी है। किसके द्वारा करी गई है? बताओ। शर्की की स्थापना करी है, किसने करी है? बताइए। शर्की डायनेस्टी की स्थापना मलिक हुसैन शर्की ने करी है। किसने? मलिक हुसैन शर्की के द्वारा की गई है। अगला सवाल, झांसी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बताइए। झांसी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में आप बताएंगे फटाफट। अच्छा, जिसने स्थापना करी उसने एक मर्डर भी करा है, मर्डर के बारे में बताएंगे। मर्डर किसका करा है? देखो, झांसी नगर की स्थापना वीर सिंह बुंदेला ने करी है। किसने करी? वीर सिंह बुंदेला ने करी है। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1602 में, ठीक है, 1602 में एक पर्सन की हत्या करी है जिसने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा लिखा और वो भी कितने रुपए में? 2500 दिनार में। 2500 दिनार में करी है। नाम बताइए। अकबरनामा किसने लिखा है? अब तो यार अबुल फजल, अरे यार तुम बिल्कुल ही एकदम क्रैक हो, इतनी तगड़ी हिंट कौन दे सकता है? अबुल फजल बाबू, अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा है। ठीक है, याद रखना। 1602 में हत्या करी है, 2500 दिनार में कर दी थी, बहुत सस्ते में नहीं कर दी है। याद रखना। अगला, लखनऊ की किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रमुख केंद्र है? कथक का।
1857 के विद्रोह में लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाली प्रमुख वीरांगना कौन थी? बेगम हजरत महल, मैं बात कर चुका हूं। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से रिलेट करते थे? बागी बलिया, ये भी आएगा, आगे आएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस पत्रिका के माध्यम से किया था? ये बढ़िया है। कौन सी पत्रिका आपको देखने को मिल जाएगी जिससे उनके द्वारा यहां पर समर्थन किया जाएगा? ठीक है, चलें यार, आपको ये आगे बताऊंगा वैसे में, बट कवि वचन सुधा में देखने को मिल जाएगा। कवि वचन सुधा में लखनऊ अधिवेशन का प्रमुख ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये आप बताना। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट गलती से यहां पूछ लिया गया है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मेरे ख्याल से क्लास को आप अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे। लाइक जरूर कर देना क्लास को। चीजें बहुत तगड़ी रही हैं, तगड़ी ही रहेंगी हमेशा की तरह। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल फिर मिलेंगे। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम मूल विधि की प्रैक्टिस जो चल रही है उसके लिए भी रेडी रहा करो। तुम कहां भाग जाते हो भाई मूल विधि की प्रैक्टिस के नाम पे हैं? जब 3 बजे मैं मूल विधि की क्लास लेता हूं प्रैक्टिस की, तब भाग कहां जाते हो? पहली क्लास में तुम आए, दूसरी क्लास में आए, तीसरी क्लास में कहां भाग गए तुम? रेगुलर आओ यहां पे, ठीक है। रेगुलर चीजें आपके लिए मैं रेडी कर रहा हूं, तो रेगुलर यहां पर आओ। आपके लिए जब काम चल रहा है। और बीएनएस की ये वाली क्लास किसने नहीं देखी अभी तक? अरे बीएनएस की ये क्लास अगर नहीं देखी बहुत मारूंगा, अगर ये बीएनएस की क्लास नहीं देखी। दूसरा, इधर ये 72,000 लोग पहले ही देख चुके हैं इसको 9 दिन में, तो तुम क्यों नहीं देख रहे इसको? पूरी पॉलिटी पड़ी है ये, है? ध्यान दिया करो इस चीज का। बेटा आपको दरोगा बना के छोड़ूंगा मैं, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।